नमस्कार दोस्तों, एलएम क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अपन बात कर रहे थे चौहान वंश के बारे में। तो चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी और उन्होंने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी, सांबर को राजधानी बनाया था। उसके बाद अपन ने बात की थी अजयराज की। अजयराज ने अजमेर नगर बसाया था और अजमेर को चौहान वंश की राजधानी बनाया था। इसके बाद अपन बात कर रहे थे अर्णोराज की। अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। यहाँ तक अपन कल बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। इनको बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। कटिबंध, कवि बांधव, कंठाभरण। इन्होंने 3 उपाधियां धारण की थी। कौन कौन सी? कटिबंध, कवि बांधव, कंठाभरण। ये स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक नाटक लिखा था, हरिकेली नाटक। इनका नाटक था हरिकेली नाटक। इन्होंने बीसलपुर गांव बसाया था। और बीसलपुर गांव में एक बांध बनवाया था, उसका नाम था बीसलपुर बांध, जो कि वर्तमान में टोंक डिस्ट्रिक्ट बनास नदी के किनारे पर, बनास नदी पर यह बांध बना हुआ है। आगे बात करते हैं अपन। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। दोस्तों, इस पाठशाला को मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने इस पाठशाला को तुड़वाकर इस पाठशाला को 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तन कर दिया। जो कि यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगता है। अब ये उर्स मेला किसकी याद में लगता है? ये उर्स मेला पंजाब शाह संत जी की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है अजमेर में। अपन ने बात कर ली अजमेर में संस्कृत पाठशाला की। आगे बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने गुजरात के भीम फर्स्ट को युद्ध में पराजित किया था और एक शासक थे दिल्ली के अंगदपाल। अंगदपाल को भी युद्ध में पराजित करके विजय प्राप्त की थी। अपन अब आगे बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। एक महान राजा हुए थे पृथ्वीराज चौहान।
इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। 1166 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। माता का नाम था कपूरी देवी। अब यहीं पे अपन बात करते हैं गुजरात के शासक भीम फर्स्ट की। गुजरात के शासक भीम फर्स्ट की। तो ये भीम फर्स्ट ने सोमेश्वर की युद्ध में हत्या कर दी थी। जिस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष के थे, उस टाइम पे इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो चुकी थी। तो इनकी संरक्षिका इनकी माता थी संरक्षिका। माता जी की देखरेख में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर की गद्दी पर शासन करना प्रारंभ किया था। इनका शासनकाल दोस्तों, जब ये 11 वर्ष के थे, मात्र 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। आगे बात करते हैं अपन पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में गुजरात में भीम सेकंड का शासन था। इधर अपन बात करते हैं, एक महोबा स्थान आता है। जो कि राजस्थान की सीमा पर यूपी में आता है। और यहाँ पर एक स्थान आता है कन्नौज। महोबा के शासक थे परमर्दी देव। इनके 2 सेनापति थे, उदल और आला। अपन बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान ने शासन प्रारंभ करते ही एक नीति अपनाई थी, दिग्विजय नीति। इस नीति से वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा दल पुंगल की उपाधि प्राप्त थी। राय पिथौरा और दल पुंगल की उपाधि प्राप्ति। इनको दल पुंगल का अर्थ होता है दोस्तों विश्व विजेता। विश्व विजेता। तो यह दिग्विजय नीति से अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इन्होंने 1182 ईस्वी में परमद्दी देव, जो कि महोबा का युद्ध हुआ था, उन परमद्दी देव पर आक्रमण किया था। और महोबा के युद्ध में पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त की थी और परमद्दी देव को हार का सामना करना पड़ा था। फिर 1184 में एक युद्ध हुआ था भीम सेकंड के साथ। तो यहाँ पर परमार वंश
परमार वंश की राजकुमारी थी इच्छिनी देवी। इनके पिता इनका विवाह भीम सेकंड गुजरात के शासक से करना चाहते थे, लेकिन इनकी इच्छा थी कि ये पृथ्वीराज चौहान से शादी करें। तो इन्होंने एक पृथ्वीराज को संदेश भिजवाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिता शादी को तैयार नहीं हैं। तो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान सेना लेकर यहाँ पर एक स्थान पड़ता है नागौर, जिसको अपन बोलते हैं नागौर युद्ध हुआ था 1184 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने भीम सेकंड को हराकर भीम सेकंड पर विजय प्राप्त की थी और पृथ्वीराज विजय ने इच्छिनी देवी से विवाह किया था 1184 ईस्वी में। अब राजस्थान के पास एक स्थान आता है कन्नौज। क्या दोस्तों, यहाँ पर शासन था जयचंद का। इनके एक पुत्री थी संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दोनों मौसेरे भाई बहन थे। इनके नाना थे दिल्ली में, जहाँ पर तोमर वंश का शासन था। दोस्तों, संयोगिता कुछ समय के लिए अपने नाना के घर गई हुई थी। तो वहाँ पर उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान भी अपने नाना के आया हुआ था। तो संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में तोमर अपने नाना के घर पर मिलते हैं। वहाँ पर दोनों में लव हो जाता है, दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। इस बात का पता जब जयचंद को चला तो उन्होंने अपनी लड़की को वापस कन्नौज बुलवा लिया गया और वो पृथ्वीराज चौहान से काफ़ी नाराज हो चुके थे। अब इस दुश्मनी का बदला लेने के लिए जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर कराने का निर्णय लिया। दोस्तों, अब इससे पहले बात कर लेते हैं 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। जो कि हरियाणा में करनाल नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर मोहम्मद गौरी की सेना ने बात पर आक्रमण कर दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया था और मोहम्मद गौरी सेना लेकर वापस गजनी लौट चुका था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस चला गया तो वहाँ पर उन्होंने 1 साल तक बहुत बड़ी सेना बनाई, युद्ध की तैयारी की। इधर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्यार प्रेम में पागल था। जब ये जयचंद यहाँ पर स्वयंवर कराने जा रहा था तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी का बदला लेने के लिए स्वयंवर में आसपास के राजा महाराजाओं को भाग लेने के लिए न्योता दिया और पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में नहीं बुलाया गया था। जब इस बात का पता संयोगिता को चला कि अपने स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान नहीं आएंगे, तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक पत्र लिखकर भेजा था।
कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और हमारे पिता यहाँ पर स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जयचंद दोस्तों, यहाँ पर जयचंद राजा था कन्नौज का। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की मूर्ति बनवाई थी। स्वयंवर चल रहा था, तो जैसे सहयोगिता माला लेकर स्वयंवर में आती है, वो राजा महाराजाओं को माला न पहनाकर वो लोहे की मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की उस पर माला पहना देती है। इस बात का पता जब पृथ्वीराज चौहान को चला तो वो सेना लेकर यहाँ पर आ पहुँचा और सहयोगिता को स्वयंवर से उठाकर अजमेर ले आया। अजमेर ले आया और यहाँ पर लाकर उन्होंने लव मैरिज कर ली। इससे जयचंद काफ़ी नाराज था। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए गजनी के शासक मोहम्मद गौरी को पत्र लिखकर भेजा कि आप भारत पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पत्र लिखा था। फिर 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध ठीक है दोस्तों। 1192 में जैसे मोहम्मद गौरी सेना लेकर आ रहा था तो एक स्थान पड़ता है लाहौर। लाहौर से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास एक संदेश भिजवा दिया कि मोहम्मद गौरी संधि करने के लिए तैयार है और संधि करने के लिए तराइन के युद्ध में पधारे। यहाँ से पृथ्वीराज चौहान छोटी सी सेना लेकर तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के मैदान में आ चुका था। इधर पृथ्वीराज चौहान की सेना थी, इधर मोहम्मद गौरी की सेना थी। पृथ्वीराज चौहान को संधि का झांसा देकर मोहम्मद गौरी ने सुबह के टाइम पर पृथ्वीराज की सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया। इससे पृथ्वीराज की सेना बिखर गई। तो पृथ्वीराज की सेना को इसमें हार का सामना करना पड़ा था और यहाँ से पृथ्वीराज चौहान मैदान से भागने लगे थे। तो यहाँ पर एक स्थान था सिरसा नामक स्थान। क्या दोस्तों? सिरसा नामक स्थान। यहाँ पर मोहम्मद गौरी की सेना ने इनका पीछा किया और यहाँ पर इनको मार गिराया था, पृथ्वीराज चौहान को। कई विद्वान बोलते हैं मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर गजनी ले गया, वहाँ पर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थी और वहाँ पर ही दफनाया गया था। ये दोस्तों बात हुई पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में उनके प्रमुख कवि थे चंद्र बरदई। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। कौन सा दोस्तों? एक कविता इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था विजय ग्रंथ। चंद्र बरदई ने पृथ्वीराज रासो में बताया था कि पृथ्वीराज चौहान सिरसा नामक स्थान पर नहीं मारे गए थे, उनको बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया था और वहाँ पर मोहम्मद गौरी के द्वारा उनकी दोनों आंखें फोड़ी गई थी। उस टाइम पे ये चंद्र बरदई बोलता है मैं भी वहाँ पर गया हुआ था। चंद्र बरदई वहाँ जाकर पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताता है कि
महाराज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस राजा में एक कला है, वो कला है शब्द भेदी बाण। यानी ये दूर से ही निशाना लगा सकते हैं। इस बात से राजा मोहम्मद गौरी आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा इनकी आंखें नहीं है दोनों, ये कैसे बाण मार सकता है। तो फिर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने खड़ा किया गया। बोलते हैं कि चंद्रबदाई ने वहाँ पर एक दोहा बोला था, उससे पृथ्वीराज चौहान ने निशाना लगाया था मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कर दी गई थी। तो आज बात की अपन ने चौहान वंश की, तो अजमेर का चौहान वंश पूरा हो चुका है। दोस्तों कल बात करेंगे अपन रणथंभौर चौहान वंश के बारे में। कल अपन बात करेंगे दोस्तों रणथंभौर चौहान के वंश के बारे में। दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।